हेलो हाय गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो ईवीएस और हिंदी की होती हैं। यूपी टेट का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, तो इसके लिए हमारी क्लासेस होती है और केवल दो ही सब्जेक्ट की हमारी यहाँ पर क्लास होती है। तो अगर ईवीएस की हम बात करें तो ईवीएस में हम ईवीएस की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की जो क्लास है ये चौथी क्लास है। हिंदी की जो क्लास है वो हिंदी की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है? तो अगर आप वो सारी क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसी के आधार पर सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ईवीएस में वो है पारिस्थितिकी, जो कि आपके लिए आपका जो एग्ज़ाम है उसके उसकी दृष्टि से एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका दो नंबर का तो बन ही जाता है आराम से, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और जैसा भी आपको जैसी भी वीडियो लगी, अगर अच्छी लग रही है और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। और जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ जो चीज़ें मैं बता रही हूँ लोगों को समझ में आ रही है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास इकोलॉजी। तो जो इकोलॉजी है इसको कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं तो पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। और जो इकोलॉजी शब्द है, अगर इसके उत्पत्ति की बात करें या ये कहें कि इकोलॉजी शब्द किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, तो जो इकोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किसके? ये पूछा गया है आपका, ये ध्यान रखेंगे कि हाँ ग्रीक है या लैटिन है, ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखा करें। तो किस शब्द से? ग्रीक भाषा के दो शब्द। वो दो शब्द क्या हैं? ओइकोस जिसका अर्थ होता है घर, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब कि सजीवों के रहने का स्थान, ठीक है। जो घर है वो, वहाँ घर में कौन रहता है भाई? अगर किसी का आवास तो वहाँ कोई जीव जंतु तो रहता ही होगा ना, जो सजीव होंगे वही रहेंगे। और अध्ययन मतलब जो सजीव हैं उनके रहने के स्थान का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। इन जो ये दो जो शब्द हैं ओइकोस और लोगोस, इसके आधार पर अगर हम परिभाषा की बात करें तो यही बनेगा कि सजीवों के रहने के स्थान का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? हमारा क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी कहलाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फिर हम बात करते हैं अगर इसकी परिभाषा की जो दी रहती है, तो सजीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। अब अंतःक्रिया ये कैसे? तो देखिए, मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, ठीक। और ये वातावरण से क्या लिया? CO2 लिया, ठीक है। सूर्य का प्रकाश ये है। और फिर क्या हुआ कि यहाँ जमीन से इन्होंने जल और खनिज लिया। क्या क्या लिया? जल प्लस खनिज, ठीक। और जब सूर्य के प्रकाश में इन्होंने क्या किया? फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इन्होंने क्या किया? भोजन बनाया, और उस भोजन को इन्होंने स्टार्च के रूप में खुद में क्या किया? स्टोर कर लिया। और वो जो भोजन है उसे किसी सजीव ने, जैसे मैंने खाया या आपने खाया, जैसे साग वगैरह की हो गया, तो वो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। ये जो पौधा है इसका जो भौतिक वातावरण है ये इस पर निर्भर है। जैसे हो गया तापमान, फोटोसिंथेसिस कब करेगा? जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, जो कि क्या है? एक भौतिक वस्तु की अगर हम बात करें तो ये है। CO2 जो वातावरण में उसको मिला ये भी भौतिक ही है। तो जल खनिज ये सारे भी क्या है? हमारे भौतिक ही हैं। तो ये जो पौधा है ये इन सब से जो अंतःक्रिया कर रहा है, तो इसी का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? ये सारे एक दूसरे से क्या है? आपस में संबंधित है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? अंतःक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अंतःक्रिया कर रहे हैं इनके बीच जो संबंध है इसे ही, तो इनके बीच ये जो अंतःक्रिया कर रहे थे तो इनके बीच का जो संबंध है वही क्या कहलाएगा? अंतःक्रिया का जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे
तो वही हमारा पारिस्थितिकी कहलाएगा। तो इतनी चीज़ आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी कहते किसे हैं। अगर सरल शब्दों में भी मैंने आपको समझा दिया है। देखिए मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और आपके जो आसपास का वातावरण है, जैसे कि जल हो गया, ठीक, जल, सूर्य का प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गई, खनिज हो गए, और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल भौतिक जो वातावरण है या भौतिक चीज़ें यही आपको प्रभावित करते हैं या आप उसको प्रभावित करते हैं। सजीव सजीव को भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो जब आप क्या करेंगे, उसके साथ अंतःक्रिया करेंगे, मतलब कि कोई चीज़ साझा करेंगे, जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बताया जैसे सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या है, ये भौतिक है। तो आपने उससे क्या किया, सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया, मतलब जिससे आपको विटामिन डी वगैरह मिली। तो आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से क्या करें, अंतःक्रिया कर रहे हैं। जल है तो जल को आपने ग्रहण किया। जैसे आपको शरीर, आपके शरीर में क्या हुआ कि जो आपका शरीर है, भले ही आपके शरीर में जल से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन आपका जो शरीर है उसमें जो क्रियाएँ होती है उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार ये क्या है, एक दूसरे से सारी चीज़ें कैसे हैं, मतलब रिलेटेड है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि क्या करती हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यही हमारी ये पारिस्थितिकी है। और ठीक है, अगर हम इकोलॉजी शब्द की बात करें कि किसने दिया था, तो जो इकोलॉजी शब्द है इसे 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कि इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया। अब हम बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डॉक्टर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इन्होंने पहली बार भारतीय पारिस्थितिकी का अध्ययन किया और भारत में पारिस्थितिकी अध्ययन की नींव रखी, तो इसलिए इन्हें भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन कहलाते हैं, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो हैं ये भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो जो इकोसिस्टम है ये क्या है कि पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई है। मतलब कई सारे इकोसिस्टम को मिलाकर तब एक पारितंत्र मतलब इकोलॉजी बनता है। जब आप कई सारे इकोसिस्टम को मिलाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, एक इकोलॉजी मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप अगर घास का इकोसिस्टम देखते हैं तो वो अलग है। आप नदी तालाब इसका देख लें, इसका जो इकोसिस्टम है वो अलग है। किसी धान के खेत का या किसी भी खेत का देख लें, अलग है। अगर आप एक्वेरियम की बात करें तो वहाँ भी उसका एक अलग वो है, क्या बोलते हैं इसको, इकोसिस्टम है। तो यही इसमें कहा गया है कि जो पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई है कौन, पारितंत्र। पारितंत्र क्या है, पारिस्थितिकी की एक क्रियात्मक इकाई है। यहाँ आपको फंसा सकता है, ये उल्टा दे सकता है कि पारिस्थितिकी क्रियात्मक इकाई है पारितंत्र की, नहीं। जो परितंत्र है ये समझिए कि जो इकोसिस्टम है, कई इकोसिस्टम को मिलाकर बनता है एक इकोलॉजी, ठीक है। मतलब कई सिस्टम मिलेंगे तब लॉजी बनेगा, ठीक। आई बात समझ में, ठीक है। और जो इकोसिस्टम शब्द है ये दिया किसने था, तो एजी टॉन्सले ने इकोसिस्टम शब्द दिया था 1935 ईस्वी में। कब दिया, तो 1935 ईस्वी में एजी टॉन्सले ने सर्वप्रथम शब्द दिया था, ठीक है। अब इकोलॉजी कहते किसे हैं इसको देख लेते हैं। सॉरी, इकोलॉजी तो हमने देख लिया, अब इकोसिस्टम कहते किसे हैं इससे देखते हैं। तो सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा अपने भौतिक वातावरण से परस्पर जुड़े होते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक पौधा है, ठीक है। क्या है ये, एक पौधा है। इसने अपने भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया किया और भोजन के रूप में इसने स्टार्च क्या किया, इकट्ठा किया, ठीक है। और ये कोई बकरी है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई ह्यूमन है, ठीक। ये ह्यूमन नहीं, बकरी है मान लीजिए भाई, ठीक है। ये रहा पौधा और ये यहाँ कोई बकरी है और इस बकरी ने इस पौधे को खा लिया। और इस बकरी को किसने खा लिया, इस बकरी को खा लिया किसी शेर ने, ठीक है। तो देखिए ये जो है, इन्होंने क्या किया, अपने वातावरण से भोजन पानी सारा इकट्ठा किया और
इसको इसने खा लिया, मतलब इसकी एनर्जी इसके अंदर चली गई और इसकी एनर्जी इसके अंदर चली गई। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जो परितंत्र है ये क्या है, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो जो जितने भी सजीव हैं वो भी एक सजीव सजीव भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और जो भौतिक वातावरण है वो भी क्या है, उस पर भी परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है कि जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब हैं, ये जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जो उनकी भौतिक जो उनका भौतिक वातावरण है वो वहाँ से वो क्या है, परस्पर जुड़े रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। ठीक, अब परितंत्र के कार्य की हम बात करते हैं। तो जो परितंत्र का कार्य है, इसमें क्या होता है कि जो परितंत्र होता है ये इसके जो परितंत्र के घटक, जैसे कि हमने पर्यावरण के घटक देखे थे, तो इसमें भी हम क्या देखेंगे, परितंत्र के घटक। तो इनके घटक भी होते हैं। परितंत्र की उत्पादकता होती है, और ऊर्जा प्रवाह भी परितंत्र में होता है। जैसे ऊर्जा का प्रवाह भी करता है परितंत्र, जैसे कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। तो ये सारी चीज़, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है, तो जब कई श्रृंखलाओं को मिलकर क्या होता है कि एक चैन बन जाती है, तो उसे ही हम खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, और पोषण स्तर भी इसमें हम देखेंगे, और पारिस्थितिक पिरामिड, जैव भू रासायनिक चक्रण। तो ये सारे क्या हैं, परितंत्र के कार्य हैं। ये सारी क्रियाएं जो हैं ये परितंत्र में होती हैं। कौन कौन सी, जैसे पारिस्थितिकी के परितंत्र के घटक, परितंत्र की उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पोषण स्तर, पारिस्थितिक पिरामिड और जैव भी चक्रण, जैव भू रासायनिक चक्रण। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो इन्हें हम एक टॉपिक वाइज अपना समझेंगे। ठीक है, इस जो परितंत्र के कार्य हैं। अब यहाँ जो हमने अभी देखा कि जो पहला कार्य क्या था, परितंत्र के घटक। तो जो परितंत्र है, जैसे कि हमने देखा था पर्यावरण के दो घटक थे, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक के अंतर्गत आता था जैविक और अजैविक। तो यहाँ जो परितंत्र है इसके घटक भी वही हैं, जैविक और अजैविक। अगर हम परितंत्र के घटक, मुख्य घटक की बात करें तो दो हैं, कौन कौन से, जैविक और अजैविक। जैविक घटक के अंतर्गत कौन आएंगे, तो जैविक मीन्स बायोटिक, मतलब कि लिविंग थिंग्स। जितने भी सजीव होंगे वो जैविक के अंतर्गत आएंगे, और जितने भी निर्जीव घटक होंगे वो क्या होंगे, अजैविक के घटक, मतलब अजैविक के अंतर्गत आएंगे, जैसे अबायोटिक भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे अगर हम जैविक की बात करें तो जैसे इसके अंतर्गत आएंगे उत्पादक। उत्पादक के अंतर्गत कौन आएगा, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, ये जो सीधा क्या है, जो खुद अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, वो उत्पादक हो गए। उपभोक्ता कौन है, तो जो उत्पादक के ऊपर निर्भर होता है वो होता है उपभोक्ता। जो उत्पादक के ऊपर निर्भर हो, जैसे हरे पेड़ पौधों ने क्या किया, खुद अपना भोजन बनाया, और जो उपभोक्ता था उस पौधे को खा लिया। तो जो उन्होंने जो पौधे ने जो भोजन बनाया था, जो स्टार्च के रूप में इन्होंने इकट्ठा किया था, वो मतलब ऐसा मान लीजिए कि जो उत्पादक है उसकी जो एनर्जी है वो उपभोक्ता खा गया। उपभोक्ता जब क्या हुआ कि उपभोक्ता मान लीजिए जो उपभोक्ता है, जैसे बकरी है वो मर गई। तो जब मर गई तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कवक, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या करते हैं, ये अपघटक के अंतर्गत आता है। मतलब कि जब वो मर गई तो उसको आप देखते होंगे कि जब कोई भी मान लीजिए कोई टिड्डा यहाँ पर मरा हुआ है, तो कुछ दिन बाद वो गायब हो जाएगा वहाँ से। तो कैसे गायब होगा, जो हमारे अपघटक होते हैं वो ही क्या करते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे लेकिन। और फिर अजैविक की बात करें तो जो जिसमें निर्जीव तत्व हों, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, मिट्टी, हवा, पर्वत, पहाड़, ये सब क्या है, अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे पारितंत्र के घटक। तो आज की हमारी जो वीडियो थी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी ही हमारी वीडियो है, और आशा करती हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आप इसको दोबारा बता दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। हिंदी का हमारा जो टॉपिक है वो तो समास रहेगा, और जो ईवीएस की टॉपिक रहेगी उसमें हम जैविक घटक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है।